प्रोग्राम देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय हिंद। सेहरा स्पीक्स के इस एपिसोड में मैं सेहरा गुरदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बचपन की एक बात याद आ गई। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारी क्लास में जब अध्यापक जी या कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति क्लास में प्रवेश करते थे ना, तो हमारी क्लास का मॉनिटर खड़े होकर कहता था क्लास स्टैंड, और हम सभी बच्चे बोला करते थे जय हिंद जोर से। तो जय हिंद का नारा बड़े जोर से गूंजता था। यूं जय हिंद का नारा आज भी हमारे सैन्य बल या पुलिस बल अभिवादन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और नारे के तौर पर भी। यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के रोज लाल किले की प्राचीर से भाषण देते वक्त सबसे आखिर में 3 बार जय हिंद जय हिंद जय हिंद का नारा बोलकर सभी देशवासियों में एक अजीब सा जोश भर देते हैं। तो इस जय हिंद बोलने के पीछे मेरा कारण है हमारे आज के गेस्ट। आपने जम्मू कश्मीर के आतंक विरोधी अभियानों में रोमियो फोर्स का गठन करके आतंकवादियों के पैर वहां से उखाड़ दिए, और इस काम में आपकी बहुत बड़ी देन है। आपने सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के ऊपर और सरस्वती सभ्यता ये किताबें लिखकर आपने साबित किया कि सरस्वती सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। इसके अलावा भी आपने धर्म को लेकर या और विषयों को लेकर, रक्षा रणनीति को लेकर अनेकों किताबें लिखी हैं, जिसका वो खुद आपको वर्णन करेंगे। तो आइए हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। वो शख्सियत जिनका नाम है मेजर जनरल जीडी बख्शी, यानी कि मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी जी। बख्शी साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। जनरल साहब, यूं तो हमारे श्रोता या देश के लोग, विदेशों के लोग सभी आपको सुनते हैं, आपकी प्रखर बोली और एक साफ दिल आपके जो कमेंट्स होते हैं, किसी भी विषय को लेकर जो साफ गोई है उसको सारा देश या सारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी एक बातचीत हम आपसे करना चाहते थे, हम अपने चैनल के ज़रिए, ताकि लोगों तक हम आपकी बातें भी लोगों तक पहुंचा सकें। जनरल साहब, आप इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे फौज में, लेकिन कभी आपने जब कभी सोचा ही नहीं होगा, यानी कि आप जब बहुत छोटे से थे, बचपन में आपने कभी ख्याल आया था कि आप फौज में जाएंगे, या फौज में आने का ख्याल आपको कब आया? देखिए, वैसे तो जो मेरे फादर साहब थे महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे। महाराजा हरि सिंह की रियासत की फौजों में वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का उसके वो प्रिंसिपल थे। जी जी जी। तो फौज तो मतलब हमने आँख खोलते ही चारों तरफ फौज ही फौज थी। और फिर मैं जम्मू में पैदाइश हुई, उसके बाद हम लोग गए थे उधमपुर, जहाँ 15 कोर हेडक्वार्टर आजकल नॉर्दर्न कमांड है। तो हर सुबह हमारे जो 3 मंजिल का मकान था, टॉप पे रहते थे, तो वहाँ से सड़कों पे कभी फौजें मार्चिंग करती जा रही हैं, कभी ट्रक कॉन्वॉयज जा रही हैं। तो मतलब फौज का इम्प्रेशंस मेरे सारे फौज के ही हैं बचपन के छोटे होते।
और मुझे कमांडो कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो मैं पढ़ता रहता था। लेकिन मेरा क्या था कि मेरे को किताबों का बड़ा शौक था, किताबी कीड़ा था बिल्कुल। सुबह फादर साहब एक किताब देते थे, शाम तक ख़त्म होती थी, मैं कहता था और दो। तो वो चाहते थे कि जो मेरा बड़े भाई साहब थे वो सेना में गए थे, ही वॉज ए कैप्टन 11 J&K राइफल्स, जो कि हमारी फैमिली रेजिमेंट थी, रियासत की फौजें जो बनी, तो वो तो गए थे फौज में। तो फादर साहब का बड़ा मन था कि मेरा एक बेटा जो है वो IAS या IFS में जाएगा। और क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था, ये पढ़ाई लिखने का बड़ा शौक था, तो वो उनका बड़ा मन था कि ये जो मेरा बेटा नंबर 2 है, पहला तो फौज में गया, नंबर 2 जाएगा IAS IFS में। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि साहब मेरे बड़े भाई साहब, जैसे मैंने बताया, वो फौज में गए और 63 में वो कमीशन हुए और 65 में वो भारत पाकिस्तान युद्ध में के दौरान शहीद हो गए। आप RS बख्शी साहब की बात कर रहे हैं? मैं रमन बख्शी, सृष्टि रमन बख्शी, SR बख्शी, मेरे बड़े भाई साहब 11 J&K राइफल में कैप्टन थे और वो 65 के युद्ध में शहीद हो गए। अच्छे हैंडसम 6 फुट का लड़का, क्रिकेटर, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्समैन वगैरह। क्या आया हमारे पास घर में? एक कलश, बस, दैट्स ऑल, जिसमें उनकी अस्थियां थी। सैल्यूट है सर उनकी शहादत को, नमन करता हूं उनको। और हुआ क्या कि जो लड़का पलटन से लेके आया था, तो नेचुरली सब लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कि हुआ। तो मैंने जब देखा तो वो कुछ मतलब आंखें अपनी छुपा रहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरे फादर मदर को जो भी इसने बताया है ठीक नहीं बताया, तो मैं उसको अलग ले गया जी। मैं उस वक्त 10th क्लास में था, 15 साल का था, तो मैं उसको अलग ले गया। मैंने कहा भैया तू सच सच बता, हुआ क्या, तू कुछ छुपा रहा है जी। तो उसने दाएं बाएं देखा, कहता है साहब देखो माँ बाप को नहीं बोलना, लेकिन बात ऐसी है कि उनकी बहुत बुरी तरह से मौत हुई, वो माइन फटा था, वो सबसे आगे थे, माइन फटा था और उनके तो लाश के चीथड़े 100-200 गज दूर फैल गए थे। तो हम लोग साहब वही निकाले, तो हमने कहा ये लाश को तो हम घर, क्या लाश, घर तो दिखा नहीं सकते, तो हमने वहीं पे इसका उनका अंत्येष्टि क्रिया वहीं पे कर दी और ये है साहब। तो नेचुरली मेरी आंखें डबडबा आई कि भाई की ऐसा अंत हुआ, इतना बुरा। तो मेरी आंखें डबडबा आई, तो मुझे कहता है मेरा जवान वो पलटन का, साहब आप रो नहीं सकते, अगर लाश की दुर्गति होती है, क्षति होती है, तो उसका बदला लेना अनिवार्य हो जाता है और बदला आपको लेना है, आप अनुज। तो उस वक़्त के बाद मेरे को तो कोई शक नहीं था, कोई सवाल नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, और मैंने मन में ठान ली कि मैं फ़ौज में जा रहा हूँ। जब पिताजी को बताया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बेटा गया, घर में मातम मन्ना, रोना धोना बंद नहीं हुआ, दूसरा कह रहा है मैं फ़ौज में जाऊँगा। तो फादर साहब बोले बिल्कुल नहीं, हमने ठेका ले रखा है, हमने ही बेटे भेजने हैं, और लोग मर गए। वो लोग कहते हैं ना कि भाई, सब लोग कहते हैं कि भाई शहीद भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में, ठीक है, हमारे घर में तो वो बोले कि साहब एक बेटा खो दिया है, ये क्या तू बातें कर रहा है, नहीं तू जज्बात में आ गया है उसकी डेथ से, नहीं तू है ही नहीं फौज के लायक। लेकिन मेरे को जिद बड़ी पक्की चढ़ गई थी कि नहीं मैंने जाना है, नहीं मैंने जाना है। तो फिर वो बेचारे परेशान हो गए। फिर एक दिन बोला अच्छा तू ऐसा कर, तू जा तू दे इंटरव्यू, तू दे रिटन एग्जाम दे दे, पास तू होना नहीं है, हाँ, लेकिन तेरा ये है कि तेरा ट्रायल रन हो जाएगा IAS के लिए, तू जा ट्राई कर ले, होना है, ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना, यू आर नॉट द आर्मी टाइप। मैं खुद फौज में मैंने ऑफिसर ट्रेन किए हैं, तो मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, तू नहीं होगा। मतलब वहाँ से आप, तो वहाँ से मेरा वो शुरू हुआ। तो मैंने बोला नहीं डैड ट्राई करने दो। तो मैंने किया, रिटन एग्ज़ाम किया, अपना इंटरव्यू किया और NDA का है। और साहब आप हिसाब लगाओ कि मेरा इंडिया में ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है NDA का,
कोई पता नहीं लाखों लड़के ट्राई करते हैं, ऑल इंडिया में मेरा नंबर 2 था। ओह ग्रेट। नॉट ओनली वॉज आई थ्रू बट आई वॉज नंबर 2nd इन दी ऑल इंडिया मेरिट। मैं कहा डैड अब तो जाने दो, तो बेचारे वो कह रहे नहीं नहीं मैंने तो तेरे को कहा था कि ये ड्राई रन। मैंने कहा आपने कहा था कि तू होगा नहीं, मैं हो गया हूँ और मैं हुआ ही नहीं, मैं नंबर 2 आया हूँ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में। ये तो इसका मतलब रास्ता मेरा ये है, ये रहा है, ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो खैर दिस इज़ हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ हाउ आई जॉइन द आर्म फोर्सेस। 15 साल की उम्र में भाई साहब शहीद हुए थे, 16.5 साल पे मैं एनडीए में था। हमारी बोलते हैं फादर की तरफ से परशुराम, जी जी। भगवान परशुराम, और माता की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य, ये गुरुग्राम का गांव जिनका था गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को जी जी जी। युद्ध की शिक्षा दी थी। तो ये तो हम लोग हैं ही ब्रह्म क्षात्र। और आप हैरान होंगे सुनकर, मेरे फादर की साइड से भाई मतीदास, जी जी बिल्कुल। भाई सतीदास, भाई मतीदास, रतिदास, ये 3 भाई, ये हमारी फैमिली लाइन में इनका खून है। बाबा परागा, बाबा बंदा परागा जी, बहादुर, हाँ जी। ये सब हमारी जो है लाइन उसके अंदर आते हैं। तो हमारे परिवारों ने, हमारे बुजुर्गों ने गुरु महाराजों की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की है। और हमको जो प्रेरणा मिली है आने की, वो संत सिपाही की प्रेरणा जो वहाँ से पंजाब से आई। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब के हम शीश जी नवाते हैं। बिल्कुल, नमन है उनको, बहुत बहुत नमन है। जनरल साहब, जी आपने कितनी ही जंगों में हिस्सा लिया और बड़े एक्टिव होकर हिस्सा लिया। जाहिर है आपको एक एक पल शायद याद होगा। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि 1971 की जंग और साथ में जो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी मोर्चा थी, या उस वक्त जो दौर था, उसमें उसकी कुछ यादें आपके पास हैं जो? बहुत बहुत। देखिए हमारा जो बैच था उसको कहते हैं बैच ऑफ 71। हम लोगों को 14 दिसंबर को कमीशन मिलनी थी। अक्टूबर के महीने में मुझे याद है जो हमारे एडजुटेंट साहब थे वो सफ़ेद घोड़े पे आते थे। अच्छा। और एकेडमी के ड्रिल स्क्वायर में, IMA देहरादून के ड्रिल स्क्वायर में हमको सबको बुलाया गया, पूरा कोर्स फॉलन हुआ और वो घोड़े पे आए, बोले बॉयज़ वी आर वेरी हैप्पी विद योर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, आपको 1 महीना पहले कमीशन मिल जाएगी। तो हमने बड़ी तालियां बजाई, बड़ी खुश हुई, क्योंकि आप जानते हैं फौज में 1 दिन की सीनियरिटी भी बड़ा फर्क डाल देती है। आप चीफ बनो या ना बनो, वो उसका फैसला आपकी 1 दिन की सीनियरिटी से हो सकता है। हमने बड़ी तालियां बजाई। तो बेचारे जो एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के जो असिस्टेंट एडजुटेंट थे उनको बोलते हैं बेचारे। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहता है ये तालियां बजा रहे हैं, ये जानते नहीं ये जो बैच जब तक ये कमीशन होंगे 14 नवंबर को 10 दिन की छुट्टी मिलेगी मम्मा पापा को मिलने के लिए, और सीधा जाएंगे, उतरेंगे और लड़ाई के अंदर, लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवंबर के एंड में बहुत सारी हमारी फौजें हिली के अंदर और इलाकों के अंदर बोगरा शोगरा में बढ़ चुकी थी। वो जो क्या कहते हैं बॉर्डर स्कर्मिशेस चालू हो गई थी और हमारे कई सारे लोग उनमें मारे गए थे। बहुत बड़े बड़े हमले हुए थे मेन ऑपरेशन शुरू होने के पहले। तो हम लोग जब बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम लोग स्टेशन पे, मुझे याद है आसाम मेल में कोई 30-40 लड़के मेरी बैच के हम लोग जा रहे थे। अच्छा। हैं तो हम लोग इकट्ठे होके बड़े खुश गाने आने गा रहे, ये हो रहे, खुश हो रहे, एडवेंचर ऑफ लाइफ अनफोल्डिंग। और सिलीगुड़ी स्टेशन, रेलवे स्टेशन 25 नवंबर के करीब हम लोग सुबह सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन वहाँ अंदर आ गई। और तब उस स्टेशन में छत नहीं होती थी। अच्छा। तो हज़ारों हमारे फौजी स्टील हेलमेट्स डाली हुई, अपनी राइफलें कंधे पे और संगीन चढ़ी हुई और नंगी संगीन लिश्कारे मार रही वहाँ पे हज़ारों संगीनें। मुझे पहला जो साइट याद है अपनी सर्विस की कि हम सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे उतर रहे और हज़ारों संगीनें चमक रही हैं, लिश्कारे मार रही हैं सनलाइट में, विंटर सनलाइट में। तो हम लोग उतरे
और पूरा लड़ाई का माहौल था साहब। ऊपर जेट फाइटर्स चल रहे थे, नीचे फौज ही फौज भरी हुई थी। तो हम लोग हमको पता नहीं था कि फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो एक दूसरे को गले मिल रहे थे जो बैचमेट्स थे। तो हमारे जवान आए, साहब जी जल्दी करो, वो पलटन बांग्लादेश में है, ये फड़ो ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਨ ਤੇ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਿਓ, ਸਟੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨਟ ਚਾੜ ਲਿਓ, किथे कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी करो। तो हम लोग बड़े हैरान कि ये ट्रंक शंक कहाँ डालना। ओदा फिक्र ना करो साहब, रियर पूछ जाएगा, तुसी अपना पिट्ठू फड़ लो, पानी दी बॉटल फड़ लो, सीधा तुसी जा रहे हो सारे अगे। तो ये हमारी शुरुआत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़ाई की पहली रात हमारे कई सारे साथी मेरे शहीद हो गए। किसी की टांग उड़ गई, किसी का हाथ उड़ गया पहली रात। मतलब एक मुझे याद है, महेंद्रपाल सिंह चौधरी बेचारा सेकंड बिहार में गया था, हैंडसम लड़का, टॉल। उसको पहली रात भी उनको पेट्रोल भेजा कि जा दुश्मन की 29 बलूच की टो लेके आ, ये कहाँ मशीन गन लगे, हमको हमला करना था। तो वो बेचारा पेट्रोल एम्बुश हो गया, वो और 3 जवान। उन्होंने साहब इनको मारा नहीं, इनको टॉर्चर करके मारा। अच्छा। जब उनकी लाशें मिली थी तो कोई हड्डी साबुत नहीं थी पूरे शरीर में, इतना मारा था बट से। और पूरे शरीर पे देखिए, सबसे आसान टॉर्चर का तरीका होता है, सिगरेट का कश लो और वो जलती सिगरेट जला दो, मुंह पे, आँख पे, इधर पे उधर पे, और बड़ी जलने की दर्द होती है। तो पूरे शरीर पे जलने के निशान थे। महेंद्रपाल सिंह चौधरी और उसके जो 2 साथी थे बेचारे, जो टॉर्चर करके मारे। और महेंद्रपाल चौधरी हमारा था बड़ा, वो बोलते ना अंक वाला, तो उससे पूछा होगा पलटन का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो उसने मुंह पे थूक दिया और वो गुस्से में देख रहा था। तो उन्होंने बोला निकाल दो इसकी आंखें। अरे बेनट से यार दोनों आंखें निकाल दी, और एक आंख जो ऑप्टिक नर्व होती ना, वो यहाँ लटक रही थी। और वो जो कैप्टन साहब पाकिस्तान के जो इंटरोगेशन करवा रहा था, उसकी तरफ देख रही थी। तो उसको लगा जैसे कि पता नहीं वो गिल्ट फीलिंग हुई ना, कह रहा फोड़ दो ये आंख। तो वो बट मारा, और साहब वो आंख के अंदर तो पानी होता है, वो जली जैसी, वो पूरी इसके फेस पे आ गई। चौधरी के बेचारा जो मेरा बैचमेट था, बहुत बुरी हैवानियत से मारा। मतलब कि और उसके देश बाद की रक्षा करते करते देश की रक्षा एक तलवार की तीखी धार पे चलने जैसा है। तलवार की तीखी धार पे जैसे पांव रखो कटता है, और फिर भी आपका फर्ज है। और देखो वो कितनी ऐसी कैसी मौत मरा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, थूका अपने टॉर्चरर के मुंह के ऊपर, आंखें दिखाई और उसने आंखें नहीं निकलवा दी। ठीक है। और क्या हुआ कि फिर उन्होंने टाइम मैगजीन का एक रिपोर्टर घूम रहा था, उसको बुलाया और बोला ये देखो इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी के बेस में आई। तो उसने खूब सारी फोटो खींची। हाँ, तो उसने कहा लेकिन ये लाशों का क्या हाल हुआ है भाई? बोले नहीं, कुत्तों ने किया। बोले कुत्ते सिगरेट तो नहीं पीते? कुत्ते सिगरेट पीते हैं? सारा बदन पे तुमने जलने के निशान, मेरे को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। खैर तुम चाहते हो मैं फ़ोटो लूँ तुम्हारी कारस्तानियों की, तो मैं उसने ले ली फ़ोटो, और वो फ़ोटो छपी टाइम मैगज़ीन के कवर पे। उस ज़माने की जो टाइम मैगज़ीन अमेरिकन है, उसके कवर पे फ़ोटो छपी। अब ये जो बेचारा था चौधरी, इसके फादर शहीद हो चुके थे 1962 के युद्ध में। इसकी माँ ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अफसर बनवाया, और एक बहन थी छोटी। तो जिसकी वो आपके साथी थे, मतलब मेरा बैचमेट, कोर्समेट, माय पर्सनल फ्रेंड। तो उनकी इस शहादत और इतना अमानवीय जो उस पर व्यवहार हुआ, तो उस पर आपको गुस्सा तो बहुत ही आया। गुस्सा हम लोगों को, तो उसकी जो पलटन थी, उन्होंने कहा कि जरा हमको 2 इनके कैदी, उन्होंने साहब को ठोक दिया। उन्होंने बहुत नहीं, देखिए लड़ाई में मरना, शहादत होना, कुर्बानी होना नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन ये ऐसे मारना, वो भी एक कैदी को जी, जो घायल हुआ पड़ा है, आपकी गिरफ्त में आ गया, उस पे आप बड़ी अपनी बहादुरी दिखाओ, निहत्थे पे कैदी के ऊपर उसको टॉर्चर करो, उसको ये करो, ये हैवानियत है।
अच्छा जनरल साहब, जैसे मतलब आपको गुस्सा आता है, मैं आमतौर पे लोग देखते हैं आप चैनल्स पर इतना उबल पड़ता हूँ। उबल पड़ते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी वजह मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। मतलब जैसे मतलब ये जो मेजर जनरल्स हमारे सामने बैठे हैं, इतने रोबीले, इतने बुलंद आवाज़ वाले, जो जिनकी आवाज़, जिनको देखते ही लोग अंदर से, मैं मानता हूँ कि जो कांपते हैं वो लोग अंदर से बेईमान होंगे जो कांपते हैं, लेकिन फिर भी इतना रोबीला इंसान, क्या अपने घर में वो ऐसे ही है या कुछ और है? नहीं, घर में तो और रूप होता है, लेकिन देखिए जब भी मेरे को अब ऐसी जब यादें हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक। मेरे को पूछते थे लोग कि जनरल साहब आप टीवी पे इतना गुस्से क्यों हो जाते हो, आपे के बाहर क्यों जाते हो। मैंने कहा क्योंकि आपके लिए ये थ्योरी है, कहने की बात है, मेरे लिए वो सामने छवि आती है महेंद्र पाल सिंह चौधरी जी, टॉर्चर्ड टू डेथ। मेरे को वो छवि आती है, मेरे सिपाही, हम लोग लड़ाई में वो कारगिल के अंदर लड़ रहे थे, गोले फट रहे थे, एक यहाँ मर गया, दाहिने मर गया, बाएं मर गया, एक की पेट में वो तोप के गोलों के वो लगे सैपनेट, अंतड़ियाँ बाहर आ गई, अपने हाथ से वो अंतड़ियाँ वापस डाल रहा है। यानी इतना शौक लगी कि उसको दर्द भी महसूस नहीं हो रही, अपने हाथ से अंतड़ियाँ वापस डाल रहा है कि भाई डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा तो वो सी देगा, बच जाऊंगा। अच्छा मैंने अपनी जांग पे सर रखे हैं अपने सिपाहियों के जब वो दम तोड़ रहे थे अच्छा और जनरल आखिरी साहब, बार पानी मांग रहे थे। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि उनके हाथों में हमारा सिपाही आ गया, हमारा जवान आ गया, तो उन्होंने इस तरह अमानवीय व्यवहार करते, तो हमारे हाथ में भी तो उनके लोग आते होंगे, तो हमने कैसा रवैया साहब रहता है? उनको बहुत सही सवाल पूछा है। देखिए एक इंसानियत है, एक चीज है जो कि उससे बड़ी है। हम लोगों ने टॉर्चर नहीं किए, हम लोगों ने पाकिस्तान के 93,000 कैदी थे हमारे पास, अरे प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में रखा, वो क्या कहते हैं चारपाइयों पे सोते थे हमारे जवान नीचे, कि जो कुछ भी है अब हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसकी इसकी वहाँ मुक्ति बाहिनी वाले उनको चीर के मार डालना चाहते थे। हम लोगों ने पूरा इनके साथ मानवीय व्यवहार किया। 93,000 इनके सिपाहियों की औरतें अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ के भुट्टो के सामने रो रही थी, सारे 93,000 वापस कर दिए। हमारे 56 सिपाही इनके हाथ चढ़े, उनको टॉर्चर करके मारा, कोई वापस नहीं दिया। पागल हो गए, ये भी बताया कि इतना टॉर्चर हुआ कि वो पागल हो गए। पाकिस्तान की जेलों में उनकी चीखें सुनाई देती थी और वहाँ पे इनमेट्स को। ये फर्क है इंसानों में और हैवानों में। अच्छा जनरल साहब, आपने कारगिल की लड़ाई में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मैं काम बटालियन किया। कमांडर था, बटालियन कमांड की आपने काकसर के जम्मू इलाके कश्मीर में। राइफल्स की। जम्मू कश्मीर राइफल 6th तो- बटालियन। तो वो माहौल कैसा था, और मतलब कैसा मतलब आपके क्या एफर्ट्स, कोई ऐसे याद दिलाइए कि कुछ मैं आई गेट योर पॉइंट। देखिए ऐसा था कि वहाँ जो पहली इंट्रूजन हुई कारगिल में, जी, वो 1999 में नहीं हुई थी। अच्छा, ये जाती है दास्तान 1987 को। वहाँ पहली काकसर के इलाके में ये जो इन्फिल्ट्रेशन पकड़ी गई थी और तब से वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई थी। उनको दबा दिया गया, उनको कांग्रेस की सरकार ने आने ही नहीं दिया लाइट ऑफ डे, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक इलाके में हुई थी। तो मेरी पलटन जब तक वहाँ पहुँची तो दुश्मन वो ऊपर की पहाड़ियाँ पकड़ चुका था, चुपके चुपके धीरे धीरे आके पकड़ ली थी। और वो इलाका उस वक़्त वहाँ पे माइंस लगे थे तो कोई जाता नहीं था, तो जाने की ना जाने की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ ली। अब जब दुश्मन साहब ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ जाए और आप नीचे हो, वो पत्थर भी मारे तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे तो कई पोस्टों पे ऐसी हालत थी कि हम लोग दिन में हाथ सिर नहीं हिला सकते थे, गोली आती थी सीधा ऊपर से, ठीक है। तो मतलब सारा खाना पानी बना के रात को इशू कर दिया जाता था दिन के लिए, और अगर किसी को बाथरूम भी जाना होता था तो वो डब्बे में करके बाहर फेंकता था, ऐसी हालत थी। तो मेरी पलटन को वहाँ भेजा गया और ये वो, तो मैंने देखा कि तब तक
उन्होंने बोला यार यहाँ पे तो हम लोग डिसएडवांटेज पे हैं, यहाँ फायर खोलना मतलब हमारे लड़कों को ज़्यादा तकलीफ होगी। तो फायर भी वो खोलने का आदेश जनरल जकी साहब थे, उन्होंने बंद करा दिया कि जवाब मत दो, अपने आप चुप हो जाएंगे। तो लड़कों को बड़ी खुंदक आई कि साहब अब तो वो सामने दुश्मन, हमारे हाथ में हथियार, नीचे है ऊपर है, गोली तो चलती है, जी हाँ तो बिल्कुल। हमको वापस मारने का मौका मिलना चाहिए। तो साहब वो जनरल साहब थे, वो उनका अपना विचार था कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, आई एम फाइटिंग इन द वैली। तो मैंने कहा आप लड़िए वैली में, हमको यहाँ लड़ने दीजिए। बिल्कुल। तो खैर एक नए जनरल साहब आए थे वहाँ पे, जनरल कौशिक, अच्छा। राजपुताना राइफल के बड़े तगड़े जर्नल। तो वो जब आए मेरी पलटन में नई कमांड संभाल के, तो मैंने उनको बोला सर मेरा आदेश क्या है, ये हमको मारे जा रहे हैं, हमको मारने का जवाब नहीं है, और ये फिर मेरे लड़कों के मोराल पे फर्क पड़ता है। तो उसने बोला किसने रोका तुमको? तो जो स्टाफ अफसर साहब थे बोले नहीं नहीं सर, वो पहले जीओसी के साथ थे, नहीं सर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो उसने बोला तूने सुना सीओ क्या बोल रहा है? ये नहीं पूछा क्या नहीं कर सकता, कि मेरे हुक्म क्या है, क्या चाहते हो मेरे से, तो है कोई टास्क? नहीं तो देन शट अप। तो वो मेरे को पूछा तू क्या कर सकता है? मैंने कहा सर देखो, नीचे ऊपर होना, गोली जाती है बराबर, और लड़के मेरे निशाने में बड़े अच्छे हैं, आप मेरे को फायर करने का अंदेशा दो, और हम लोग जो है विंटर स्टॉक वगैरह जो है इसकी विंटर स्टॉकिंग रोकेंगे, हमला नहीं करके निकाल सकते, क्योंकि 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनी के लिए 3 पलटने चाहिए हमले में, 3 रिजर्व में, तो वो तो आएगी नहीं, क्योंकि मैं एमओ डायरेक्टरेट से आ रहा था। तो मैंने कहा इसको एक तरीका है कि इसकी विंटर स्टॉकिंग रोक दी जाए। तो उसने बोला वो कैसे? कि मैंने कहा साहब देखो, इसका पास खुलता है बुर्जिल बाईपास जुलाई में, जी हाँ। हमारा जोजिला खुल जाता है मई में, 3 महीने का मेरे पास लीड टाइम है। तो आप उस वक्त मेरे को दे दो मेरा विंटर स्टॉकिंग, ताकि सब चढ़ा दें, नमक, चीनी, आटा, चावल, दाल, एमिनेशन, ये सब चढ़ा देते थे ऊपर, तो हैं, ताकि 6 महीने। तो मेरा 4 कंपनियां मेरी थी, एक बीएसएफ की कंपनी थी। उन्होंने देखा खाकी वर्दी कि ये फौज नहीं है, तो वो उन्होंने बीएसएफ के पोस्ट के ऊपर ताबड़तोड़ फायर किया, बुरा हाल कर दिए। एक लॉन्ग रेंज की तोप ले आए, वो लगा दी अपने पोस्ट पे, और यहाँ जाके इनके कैरोसिन के जो बैरल थे वो उड़ा दिए। तो जब मैंने कमांड ली, तो मैं अपनी कंपनियों को घूमने फिरने, चेक करने गया, ग्राउंड पे देखने। तो सुबह उठ के जब निकले, तो वो जो मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब थे, कहते साहब ये पोस्ट में इसके आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? अभी पोस्ट तो तेरा काफ़ी 100-200 गज आगे भी है। तो बोले नहीं सर बहुत फायर आता है। और मैं कहा रहने दे, फायर आता है, तू पीछे आ जा मेरे, लेकिन मैं जाऊंगा आखिरी मोर्चे तक, ठीक है। तो जब मैं आखिरी मोर्चे पे पहुंचा, तो वहाँ बाकी सब मैंने देखा मोर्चे खाली, बंकर टूटे हुए, गिरे हुए। मैंने कहा ये हुआ क्या? कहते सर पाकिस्तानी, मैं कह रहा था आपको, ज़बरदस्त फायर आता है, और अभी भी हरकत जहाँ हमारी दिख जाएगी बहुत फायर होगा। मैं कहा चल चल। तो मैं गया आखिर में, तो वहाँ पे हमारी फौज की एक एंटी एयरक्राफ्ट डिटैचमेंट थी। जी। तो छोटा सा 5 फुट 1 इंच का गढ़वाली हमारा राजेश सिंह, हवलदार राजेश सिंह, उसने सलूट किया बड़ा अच्छा। तो मैंने बोला हाँ बेटे कैसे हो तुम? ठीक है सब ठीक है साहब, मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाएं। तो मैंने कहा ठीक है आप पीछे हो जाइए 10 गज। हाँ क्या बात है? कहता साहब आप नए सीओ हैं? मैंने कहा हाँ। कहता साहब आपको बदला लेना है। ये जवान हवलदार मेरे को बोल रहा है कि साहब आपको बदला लेना है, हमारी इंडियन आर्मी की बड़ी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा कैसे? कहता है साहब आपके आने के 1 महीना पहले ये पाकिस्तानियों ने वहाँ पे लाई लॉन्ग रेंज गन, जिसकी रेंज मेरे से ज़्यादा, तो मेरी मार के इलाके से बाहर रखा, और वहाँ से ताबड़तोड़ पूरा जो है यहाँ बंकर फोड़ दिए सब, और वो के ऑयल के बैरल पड़े थे ऊपर, उनमें आग लगा दिया, सारे पोस्ट के बंकर तोड़ दिए, आग लगा दी। ये बीएसएफ वाले घबरा के रिवर्स स्लोप पे चले गए जी। और पाकिस्तानी मारे जा रहे फायर। तो मैं चाहता था कि जवाबी फायर करूं, तो ये बीएसएफ वालों ने मेरे को रोक दिया, अबे तू मरवाएगा हमको, फायर नहीं करने दिया साहब। तो कहता है साहब फिर ये जो बलूच 29 बलूच की ये पलटन वाले थे, ये लोग अपने बंकरों पे निकले
और कोई आधा घंटा इन्होंने भंगड़ा किया अच्छा। कि माँ का दूध पिया है तो फायर कर लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने बता दिया, अब तू मेरे पे छोड़ दे। तो मैं गया वापस, मैंने बोला सर मुझे बीएसएफ नहीं चाहिए, इनको प्लीज़ हटा दीजिए। ब्रिगेडियर को बोला आपने, कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमारी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बेइज्जती होगी, तो तू ऐसा कर कि अपनी ट्रूप से रीइंफोर्स कर दे और लड़ाई के लिए तैयार करा दे इनको। मैं कहा सर मैंने तो बदला लेना है, मेरे जवान ने मेरे को सुना दिया कि भंगड़ा किया था इन्होंने। तो उसने मेरे को हमने उनसे तोप मांगी जो कि डायरेक्ट शूटिंग करेगी, 11 किलोमीटर मार सकती है, सीधा ओपन साइट पे फायर करेगी। तो खालसों की रेजिमेंट थी वो आई, तोप आई, उन्होंने लगा ली वहाँ, बाकी एंटी टैंक गने भेजी। जो मेरा सबसे अच्छा जेसीओ था सूबेदार शेर सिंह, मैंने उसको भेजा। मैं कहा जा तैयारी कर, जिस दिन लड़ने के लिए तैयार हो जाए मेरे को बुला देना, हमने बदला लेना है इस पोस्ट पे। तो 1 महीने में उन्होंने पूरा पोस्ट लड़ने के लिए तैयार करा दिया। बीएसएफ ने भी अपने सबसे अच्छे लड़के भेजे कि साहब हमने भी बदला लेना है। तो जिस दिन वो तैयार हो गए तो मैं पहुंच गया रात को। सुबह जाके मैंने जो सबसे ऊंची चोटी थी उस पोस्ट में, वहाँ पे बंकर था, मैं वहाँ चला गया, खुला बंकर, और सारे के सारे सब लोग रेडी, बोला फायर। तो दनादन यहाँ से फायर शुरू हुआ सब पाकिस्तान के पोस्ट के ऊपर। तो पता वो खालसे मैंने कहने साहब जी सानू भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं कहा तुसी कहा इंतजार कर, फायर नहीं सुनिया, मारो ठोको। कहना तोपा खोल दीजिए। मैं खोल दो मैं कह रहा हूँ खोल दो। तो 80 राउंड तोपों के गोले फायर किए, इतने बड़े बड़े, ठीक है साहब। और वो जाता है 11 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पे था ये पाकिस्तानी पोस्ट। आप हिसाब लगा सकते हो कितनी जो राउंड 11 किलोमीटर जा सकता है, कितने जोर से हिट करेगा 1-1.5 किलोमीटर पे। अरे साहब झरना बन गया, बंकर टूट टूट के जैसे पत्थरों का झरना। हमने भी पहली बार जिंदगी में ऐसा नज़ारा देखा। और वो पाकिस्तानी घबरा के, ग्राई बस करो, है पागल हो गए हो, बस करो रहने दो। तो वो रहने दो चिल्ला रहे थे। तो उतने में जो मेरे साथ मेरा सिग्नल ऑपरेटर था वो ऐसे करता है, सर। मैं कहा क्या हुआ? कहता सर वो देखो। मैंने देखा सामने वो सफ़ेद झंडा फहरा रहे। सफ़ेद झंडा मतलब साड़ी बस हो गई, रहने दो, बख्श दो। अच्छा जनरल साहब, मैं एक सवाल मेरे मन में आया है अभी। I'll just finish this because you will miss out something interesting. तो मैंने बोला कि भाई बोले वो सफ़ेद झंडा देखो सर, सफ़ेद झंडा दिखा रहा है। तो मैं जवान के ऊपर मुड़ा, मैंने बोला तेरे को दिख रहा है? अब उसको साफ दिख रहा था, मेरे को भी दिख रहा था। मैंने कहा तेरे को दिख रहा है? तो बेचारा असमंजस में पड़ गया। हाँ सर। तेरे को दिख रहा है? बोला नहीं सर। मैं कहा कोई सफ़ेद झंडा शंडा नहीं चलेगा, हुण मारो सालों को। और साहब ऐसी मार मारी कि वो सारे फॉरवर्ड स्लोप छोड़ के रिवर्स स्लोप पे छुप गए। और फायर शायर तो क्या, वो सन्नाटा। आधे घंटे मारा तो फिर लड़के कहने साहब जी मज़ा नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे रहे। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा सूबेदार मेजर साहब आओ बाहर। वो बाहर है। मैं कहा सीटी बजाओ, सारे के सारे लड़के अपने बंकरों की छत पे आ जाओ। मैं कहा हुण भंगड़ा पाओ, भंगड़ा करो। आधे घंटे हम लोगों ने भंगड़ा किया। पाकिस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि गोली क्या वो सीटी भी बजा दे। ऐसा हाल किया। और ये पहली बार जो है दुश्मन के घुटने टिकाए। तो मैं ये जानना चाहता था कि जब जंग होती है तब तो सेनाएं, जाहिर है वो भी हम भी एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। फौज के लिए तो वो दुश्मन है जब जंग चल रही है, लेकिन जब शांति और आपस में आदान प्रदान चल रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, आना जाना चल रहा है, तो उस वक्त फौज क्या सोचती है, मतलब दूसरी फौजों के बारे में? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, खासकर हम और पाकिस्तानी है तो एक ही स्टॉक, ठीक है। और ग्राई ग्राई करके वो भी चिल्ला के बोलते हैं ग्राई रम पी ली, थोड़ी इत्थे भी सुट दो। अच्छा। ये वो कई बार ऐसे बातचीत होती है। लेकिन मैं अपने जवानों को मना करता था, देखो बेटा रहने दो, दुश्मन है तो दुश्मन ही सही, क्योंकि हम इस पे विश्वास करें, हम लोग तो कर लेंगे, हमारे लड़के बड़े सीधे साधे हैं। कोई अच्छे से बात करे तो फिर
गोली चलाने का मन नहीं करता। और लेकिन वो ऐसा नहीं है, आज तुमसे मीठी बात कर रहा है, कल तुम्हारा गला रेत देगा और तुमको फिर उस वक्त बहुत लगेगा झटका, गुस्सा। तो दुश्मन से कोई बातचीत नहीं, दुश्मन दुश्मन है, तू उधर रह काका, असी थे रहांगे, बस आया तो गोली चलेगी, ठीक है। दैट इज द एटीट्यूड। अब मैं देखिए, मैं इंग्लैंड गया था, जी हाँ, सारे टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी, वो आके सर आपके साथ फोटो खींचनी है। पाकिस्तान में भी नाम है दुश्मन के खेमे में, और वो पता नहीं अजीब बात है, वो आके सबसे ज्यादा हमारे भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तानी मेरे साथ आके दुबई में, लंदन में फोटो वोटो खींचते, ये करते वो करते। बेसिकली हम लोग एक ही चीज है, लेकिन अब जब दुश्मनाई ऐसी हो गई तो हो गई। रूसी मेरे पास आए थे मिलिट्री अटैची, उनकी यूक्रेन से लड़ाई शुरू हुई, तो मैंने भाई तुम लोग उतना वैसे नहीं मार रहे हो जैसे रूसी मार लगाते हैं। बोले सर हैं तो हमारे कजन। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तानी भी हमारे कजन हैं, बिल्कुल, लेकिन देखो लड़ाई कैसे होती है, 5 लड़ाइयां हो चुकी हैं, ठीक है ना। मैंने कहा जो महाभारत में कौरव पांडव भी कजन थे और लड़के मर गए एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा कजन शजन लड़ाई में कुछ नहीं होता यार, लड़ाई में लड़ाई है। हाँ, ये जो हमारी पाकिस्तान के सिविलियंस के साथ कुछ नहीं। जी जी जी। अभी जो निहत्ते हैं, जो सिविलियन हैं, जो हमारे जैसे हैं, हाँ, फौज के साथ लेकिन पाकिस्तान की फौज से, और खासकर ऐसी कुत्ती पलटनों से जो कि पकड़े हुए कैदियों को टॉर्चर करके मारे, हड्डियां तोड़े, उन पे सिगरेट से जला के मारे, वो तो फिर साहब वो दुश्मन है। अच्छा जनरल साहब, एक बात याद आ रही है कि हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें कोई ना कोई हीरो निकल के आते हैं, इस जंग के ये हीरो रहे, ख़ास तौर से होते तो कई हैं। जैसे सन 65 की जंग में जनरल हरबख्श सिंह, यस, जनरल हरबख्श सिंह जिन्होंने जिनको ऊपर से हुक्म आया था छोड़ने का, मोर्चा छोड़ने का, पीछे हटने का, लेकिन उन्होंने हुक्म नहीं माना। और आज हमारे पास पंजाब का वो एरिया, अमृतसर, जो हमारे पास है। बिल्कुल। तो ऐसा मैं मतलब आपके बारे में सोचता हूँ, कभी ऐसा कोई मौका आया कि आपको हुक्म मिले हों ऊपर से और आपने उस हुक्म के बजाय दूसरा काम किया हो, और उससे तो कई बारी ऐसी आती हैं, क्या कहते हैं, आपके साथ दास्तान आती है जिसमें आपको यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ। अब क्या हुआ था कि मैं किश्तवाड़ में था, 3 साल किश्तवाड़ में रहा, जो कि उस वक्त टेररिज्म का सबसे खराब एरिया माना जाता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, 15-16 हजार के, 7,000 फुट की वैली, वादियाँ, उसमें जाके दुश्मन को, टेररिस्ट को चेस करना, वो तो बहुत ही फिजिकली टैक्सिंग मामला था। तो वहाँ पे 60% आबादी वो थी मुस्लिम्स की, 40% हिंदू थे। तो वहाँ एक ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं पाकिस्तान के टॉप टेररिस्ट मारने शुरू किए तो उन्होंने हिंदू मारने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मैं साहब बहुत कह रहा था कि मेरे पास 3 पलटनें थी, एक पलटन ले जा रहे थे वो रोड की तरफ कि भैया रोड पे खतरा है, हमको मेन रोड बचानी है। तो मैं कहा सर यहाँ के लोग भी तो बचाने हैं। तो नहीं मेरी सुनी, वो ले गए। मेरे को बड़ा खराब लगा, लेकिन अब मेरे पास रह गई 2 पलटनें, 7,500 किलोमीटर का एरिया बचाना, ठीक है। और उन्होंने शुरू किए हिंदू मारने। अच्छा। एक गांव में गए 5 मारे, दूसरे गांव में गए 8 मार दिए, तीसरे गांव जाके 13 मार दिए, औरतें बच्चे, ठीक है। और वहां से पलायन शुरू हो गया, जैसे घाटी से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा इसका तरीका एक है, मैं हर गांव जाके तो बचा नहीं सकता, जी हाँ, है ही नहीं इतने फौज। तो मैंने कहा तरीका बड़ा सीधा है कि मैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा जो मार रहे हैं। तो गुलाबगढ़ में मैं गया, वहाँ काफ़ी कॉर्डन सर्च किया, तो वो सारे जो गांव के सरपंच खड़पंच थे आगे, साहब जी सानू बख्श दो, हमने नहीं किया कुछ भी। तो मैंने बोला मैंने नहीं कहा आपने किया, मेरे को सर ये बता दो किसने किया। तो बोले आपस में खुसफुस करी, बोले साहब हम सब बता रहे हैं, कोई एक नहीं बता रहा, नहीं तो हमको मारेंगे बाद में। तो कहता है कि अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर लश्कर तोयबा के थे। अच्छा। इन्होंने मारा है साहब, ये 2 गुज्जर गाइड थे, अब हमको छोड़ दो साहब। मैंने कहा ठीक है। तो
अगले दिन मैंने कहा आप ऐसा करिए, सारे आपके जो मर्द हैं गांव के 16 से 60 तक और 10-15 गांव आसपास, वो ज़रा स्कूल में ले आओ। तो वो स्कूल में ले आए। तो मैंने उनको पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया और फोटो दिखाई, वो जो मारे थे अच्छा। बच्चे बच्चियाँ बुढ़े बुढ़ियाँ। मैंने कहा देखो यार, कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। ये कुरान शरीफ में लिखा है। जी जी। ठीक है। और मैंने कहा ये ज़रा लाशें किन की ये बता दो साहब। ये मुन्नी थी कितने साल की, 5, ये लड़का कुक्कू 8 साल का, ये बुढ़ा 80 साल का, ये बुढ़िया 75 साल की। मैं क्या ये जायज़ है? नहीं साहब। मैं कहा अब ऐसा करो कि मेरी तरफ से एक पैगाम पहुंचा दो, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुमको जहां भागना है तुम भाग लो, चाहे मुझे 1 महीना लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 साल, जी तुमको जहन्नम के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और जब मारूंगा जला के कुत्ते की मौत मारूंगा। जी। ठीक है, ताकि कोई और औरतें बच्चों पे हाथ ना उठाए। मैं कहा अब तुम भाग लो, हिंदुस्तान की फौज तुम्हारे पीछे। ये बोल के मैं आ गया। और 1 हफ्ते बाद ठीक जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था वो आया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 6 फुट 3 इंच का था वो बुड्ढा। कहता है हाथ में खुजली हो रही है कि मतलब पैसे दो। तो मैंने कहा खबर क्या लाया? कहता है तूने धमकी, वो तू करके बोलते हैं। अच्छा। कहता है तूने धमकी दी ना, बड़ा अच्छा किया। मैं क्यों? कहता अपनी छाया से डर रहे हैं। किसी गांव में घंटे से ज्यादा नहीं ठहरते और कोई उनकी तरफ देखता है तो उसकी पिटाई शुरू करते हैं। अबे मुखबरी करेगा, खबर देगा हमारे बारे में, फौज को मारपीट शुरू कर रहे हैं। कहता है साहब हर जगह से खबर आ रही है। मैंने कहा कट द कॉमेडी, अभी किधर है? तो कहता है उसने बताया साहब टाटा का जंगल है, उसके बीच में एक खुला मैदान है, वहां पे जो धोक है, धोक मतलब झोपड़ी, उसमें छुपे हैं जाके। इतने डरे हुए हैं कि कहीं से कोई चुपचाप ना आ जाए, तो खुले मैदान के बीच में झोपड़ी में जाके बैठे ताकि चारों तरफ दिखे इनको। मैंने कहा ले जाएगा? कहता हाँ। मैंने कहा पहनाओ इसको बुरका। तो 6 फुट 3 इंच दे बंदे नू छोटा सा बुरका पहनाया, उसकी टांगे दिख रही बालों वाली। तो मैं ले जाओ इसको पलटन। तो मैंने पलटन में बोला 26 RR, मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बोला तू खुद जा, इसके पास खबर है उनके बारे में, मुझे उनकी लाशें चाहिए, कुछ भी कर तू जा। खैर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो गए, उन्होंने रात को घेरा, जब तक घेरा डाला रात हो गई थी और वो ताबड़तोड़ फायर किया, कोई कवर नहीं था। 2 लड़के, एक को लगी गोली यहाँ से निकली, दूसरे को बाजू में लगी, वो फड़फड़ा रहे थे। तो कहता सर मेरा तो नुकसान हो गया बड़ा, तो मैं सर छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने कहा तू बिल्कुल नहीं छोड़ेगा घेरा, मैं आगे तेरे लड़के ले जाऊंगा, एम्बुलेंस में डाल के सुबह तक हम उधमपुर पहुंचा देंगे हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, और वो बच जाएंगे, तू फिक्र ना कर। लेकिन ये मोर्चा नहीं छोड़ना, क्योंकि तब तक हमको रेडियो इंटरसेप्ट आ गए। जी जी जी। अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में है, कुछ करो भाई, फौज उनके खून की प्यासी है, बड़ी बुरी मौत मारेगी। ठीक है, कुछ करो कुछ करो। तो जो सिग्नल ऑफिसर आया कहता साहब वही है। तो मैं कहा इनको नहीं छोड़ना। तो अगले सुबह उन्होंने हमला किया, फिर कुछ उनके घायल हुए। तो मैं कहा तू हमला क्यों कर रहा है यार, तेरे पास फ्लेम थ्रोअर है? फ्लेम थ्रोअर? जी। कहता है हाँ सर है। मैं कहा फूंक दे, ये जो झोपड़ी है इसको ही जला दे। तो कहता सर अगर सिविलियन हुआ तो मैंने कहा बड़ा सीधा तरीका है यार, ये लाउड हेलर ले, लाउड स्पीकर, और उनको बोल हम ये धोख जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है 10 गिन रहे हैं, हाथ खड़ा करके बाहर आ जा। 10 गिने, अंदर से पंजाबी में माँ बहन की गालियां। ठीक है, तो मैंने कहा कश्मीरी पंजाबी ते नहीं बोल दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझ आ गया है कौन अंदर। कहता हाँ सर है, लेकिन सर फिर भी देखना सर, ख्याल कर लेना। मैं कहा अच्छा तू ऐसा कर, फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर, ठीक है, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ, रिकॉर्ड मैसेज, कंप्लाई आउट, अभी इस्तेमाल कर, मैं तेरे को हुक्म दे रहा हूं, और इसको रिकॉर्ड कर ले ताकि आइंदा से कभी इंक्वायरी होती है तो बोलना साहब बख्शी साहब ने हुक्म दिया था तो मेरे को बिल्कुल मानना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं कहा अभी कर। कहता यस सर। वो रशियन फ्लेम थ्रोअर लिया, वो रॉकेट जहां जाके फटता है ना, 8 गज के दायरे में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड
शोला आग का बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो साहब, वो झोपड़ी शोपड़ी सारे ये चीड़ के पेड़ों की बनी, चीड़ में होती है गोंद। जी, अच्छा हाँ। 400 फुट ऊपर तो लपटे गई साहब, 1 घंटे में जल के राख, मतलब ना झोपड़ी ना कुछ कुछ देखे ना सिवाय राख के। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि वो था सितंबर 2001। जी हाँ। तब से लेके आज तक वहां किसी हिंदू को नहीं मारा, किसी को कुछ नहीं किया, जो भागे नहीं। थे वापस आ गए। जनरल साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूँ। ये जो अग्निवीर का है, इसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए साहब, अग्नि वो कहते हैं ना, द वे टू हेल इज जी हाँ। पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। जी हाँ। अच्छे इरादों से लोग करते हैं काम, लेकिन उल्टे नतीजे कई बारी हो जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमारी जो फौजों का पे का बिल, यानी जो हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसका बिल था 1,08,000 करोड़। और पेंशन का बिल कितना था? 1,11,000 करोड़। तो मतलब कब तक सरकार बोझा उठा सकती थी? उसको कुछ ना कुछ तो करना था। अब जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ की उसने पेंशन बंद कर दी, जी हाँ। और वो सब कंट्रीब्यूटरी स्कीम में आ गए। वो भी हमारे यहाँ भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ इन्होंने चढ़ के नहीं साहब फौज को यंग रखना है। कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने कहा है, कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। जी, पहले जवान की 17 साल सर्विस होती थी। बोले साहब 10 साल होनी चाहिए, लेकिन आपने 10 से काट के 4 साल कर दी। अब 4 साल में क्या ट्रेन होगा, क्या सीखेगा, क्या करेगा? और जब तक सीखा है आप उसको घर भेज दोगे। ठीक है साहब। लेकिन मेरे पिताजी जो फौज में थे, उन्होंने तो लगभग 25 साल सर्विस की थी। नहीं, क्योंकि हवलदार बन जाओगे, प्रमोशन होगी, तो आपकी सर्विस 25-25 साल होती है। अगर आप कुछ भी ना बने 17 साल में, तो फिर 17 साल तक जवान की सर्विस होती थी। अच्छा। अब आपने घटा के 4 साल कर दिए। 4 साल में वो कहाँ से? कई हमारे आर्मी के कोर्स 2 साल 3 साल के होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज, नेवी के, एयरफोर्स के। तो वो जब तक वो करेगा आप उसको घर भेज दोगे। फिर नया लड़का आएगा जिसको सिरस्वा नहीं पता। और फिर देखिए, एक होती है बॉन्डिंग। एक तोप, एक टैंक में 3 या 4 का क्रू होता है। जी हाँ। एक तोप में 5 या 6 का क्रू होता है। उसमें आपसी तालमेल होगी तब क्रू बनेगा ना। अगर हर 6 महीने उठा के एक लड़का आप घर भेज रहे हो, हर 1 साल में घर भेज रहे हो, तो वो क्रू कैसे बनेगा? अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, यानी बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं आपने। लेकिन मैं सिर्फ गलतियां नहीं पॉइंट आउट कर रहा। पैसे बचाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फौज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं समझ तो सकते हैं। इसके लिए हमने सुझाव दिया, और मैंने सुना है कि अब सरकार इस पे विचार कर रही जी। कि भाई अभी क्या है कि जो लड़के भर्ती होते हैं 25% रखे जाते हैं, 75% घर भेजने का प्लान है। 75%। ठीक है। अब साहब वो आप उसको लड़ाई की ट्रेनिंग दो और फिर घर भेज दो, उसको नौकरी ना मिले दूसरी। बिल्कुल। ठीक है। तो वो क्या बनेगा? वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन करेगा, वो टेररिस्ट बनेगा, माओइस्ट को ज्वाइन करेगा। क्यों नहीं करेगा? खाना पीना है। हाँ, वैसे भी उसे काम तो यही आता है। उसको आपने सिखाया है। हाँ। तो ये बहुत खतरनाक चीज है जो हमने कर दी है जल्दबाजी में। तो मेरा ख्याल कि अब 4 साल पहले बैच के पूरे हो रहे हैं, हमको जो रिटेंशन लेवल है वो बढ़ा के कर देना चाहिए, मिनिमम 50%। जी। नेवी ने तो 75% मांगा है। अच्छा। और मेरे ख्याल अगर ये भी हो जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जनरल साहब, आप आते हैं एक दूसरे सवाल पर। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, लगभग 45 किताबें। 53। ओह, जहाँ तक मैं पहले आपको वो सब मेरी किताबें मिला था तो तब हाँ, 43-44 थी। हाँ बिल्कुल तो ठीक। मैंने तो 45 अपनी तरफ से कह दिया। खैर ये बहुत अच्छी बात है। 53 जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी पर और आईएनए पर आपने रिसर्च की। 3 और किताबें हैं उन पे। हाँ, एक किताब आपने सरस्वती सभ्यता लिखी है, जो कि
दर्शाती है कि मतलब हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वो प्राचीन है। ऐसी और बहुत किताबें 10,000 लिखी साल हैं। पुरानी। हाँ, ऐसी और बहुत सारी किताबें हैं जो धर्म पर आपने लिखी हैं, कुछ पुराण पर भी लिखी हैं। तो वो आप कैसे इतना समय निकाल पाते हैं, और कहाँ तो आपके जहन में गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं और दुश्मन है सामने, इतने ख्याल आते आते कहाँ लिखने का कैसे मतलब आप समय ज्यादातर निकाल- मेरी किताबें फौज के ऊपर ही है। अच्छा, मतलब फौजी जिंदगी, फौजी एक्सपीरियंस, ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस, यूक्रेन वॉर का एनालिसिस, अभी ईरान की वॉर का मैंने समीक्षा करी है जो छपने वाला है। सो कहने की मतलब ये कि ज़्यादातर तो मेरी किताबें मेरे सैन्य जीवन पर ही थी। जी हाँ, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने बोला ना, ब्रह्म क्षात्र, संत सिपाही जी, एक ट्रेडिशन है बिल्कुल। जिसका कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। जो पगड़ी डाली है वो संत सिपाही ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती जो है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फॉर्म किया ने था। शुरू करी थी। तो अब जब हमारे वो जिंदगी में बोलते थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ और फिर आता है सन्यास। हाँ जी, ये 4 भागों में जिंदगी को बांटा जाता है। अब 77 इयर्स का हो गया हूं तो सन्यास का के पहले वानप्रस्थ का टाइम तो है कि फैमिली के साथ हूं, लेकिन अब धर्म की और अपने ग्रंथों की उसकी तरफ जा रहा हूं। तो मैंने कई सारी किताबें की हैं वेदों पे, सोमवेदा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, और अब एक और वेदों पे मैंने अध्ययन किया जी है। हाँ। गीता के ऊपर किताब लिखी है, वो भी छपने वाली है अभी। तो मतलब अब इस पे भी शस्त्रों पे और शास्त्रों से, शस्त्रों का काम खत्म कर लिया, अब वापस शास्त्रों की तरफ जाना है। और यही देखिए भारत में परंपरा है कि जी जो हाँ। शास्त्र पढ़ते हैं जरूरत आने पे वो शस्त्र शस्त्र भी हैं। उठाते हैं। और जब शस्त्र रख देते हैं तो वापस शास्त्रों की तरफ आते हैं। जनरल साहब, आपने ईरान का जिक्र किया अभी, और अगर ईरान का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है हॉर्मुज़ का भी जिक्र होगा, क्योंकि हॉर्मुज़ का ताल्लुक बहुत सारे मुल्कों से है, उनके बिजनेस से है। तो वो एक बंदरगाह है। इसी तरह मुझे याद आता है कि बहुत अरसा पहले ग्वादर बंदरगाह ना लेना क्या भारत के लिए घाटे का सौदा रहा? और अब जब चाबहार पोर्ट खरीदने की बात हुई और वो हमारे हाथ में आ भी गया, अब ये भारत की अपनी पॉलिसी है, क्या कह सकते हैं, क्या पॉलिसी रही होगी कि भारत सरकार ने उस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। हालांकि चाबहार पोर्ट को ग्वादर का एक तोड़ भी कहा जा सकता है, या कहा जा रहा था। ईरान ने हमारा काफी दोस्त रहा है, काफी साथ दिया है, जी हाँ, ठीक है। बहुत साथ दिया है ईरान ने हमारा पाकिस्तान के बरखिलाफ, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में। अफगानिस्तान जाने का रास्ता चाबहार से था, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता चाबहार से है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमको रूस और यूरोप से जोड़ती है वो रास्ता चाबहार से है। जी हाँ। $4 अरब हमने वहां पे खर्चे किए। अच्छा, और फिर ये अमेरिका के दबदबाव में आके हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं साहब, अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका भाड़ में जाए। अमेरिका कितना नुकसान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा, 50% हम पे टैरिफ लगाया। रूस से सस्ता तेल खरीदे तो 500% टैरिफ लगाने की धमकी कर रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, श्रीलंका में तख्ता पलट किया, नेपाल में तख्ता पलट किया। जी हाँ। भारत को चारों तरफ से तंग ही तंग कर रहा है। $1 अरब हमारे खा लिए। 100 इंजन देने थे तेजस जहाज के, जी हाँ। अभी तक कितने दिए हैं? 2, 4 साल हो गए साहब। उसके इंजन अमेरिका से आने थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 100 के लिए पैसे खा लिए और अभी तक दिए हैं 4 साल में 2। और हमने भी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, रफेल का भी वही हाल है ना। रफेल को भी फंसा दिया है। आमका जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी अमेरिकन इंजन लगना है, GE 414। उस पे वो 70 करोड़ रुपए पर इंजन दे रहा था, अब कह रहा है 200 करोड़ रुपए की कीमत लगा। ओहो,
मतलब वो हमको जितना नुकसान कर सकता है करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमको भी शत्रु बोध हो जाना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो हमको नुकसान होगा। इसके लिए अब मैंने ही एक आवाज़ थी जो उठाई ईरान के सपोर्ट में, नहीं तो ईरान नाराज हो जाएगा, इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन हम अपने राष्ट्रहित, जी हाँ, उसके राष्ट्रहित अपने राष्ट्रहित से तो ऊंचे तो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। भाई हमारा भी इजराइल का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के बरखिलाफ हमको ईरान चाहिए, चाबहार पोर्ट हमको चाहिए, हमारा फ़ायदा है। सस्ता तेल ईरान से मिलता है, हमको फ़ायदा है। ईरान के लोग वैसे भी शिया हैं बेचारे, और बड़ा अच्छा रिश्ते नाते हैं अच्छा, उनके। आज भी बहुत गांव शहरों से ऐसे जवान हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, कोई संदेश उनको देना चाहते हो? लड़के मेरे पास आते हैं जी, और आके कहते हैं कि साहब अगर हम बीएसएफ जाएं, सीआरपीएफ जाएं, सीआईएसएफ जाएं तो हम 58 साल नौकरी कर सकते हैं। अगर हम फौज में जाएं तो हमें केवल 4 साल मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारा हमें नहीं पता, तो हम क्यों जाएं फौज में। तो मैं उनको कहता हूं कि थोड़ा धीरज रखो, सरकार की नीति हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि बदले, और अब मेरा ख्याल इसी साल शायद आ जाएगा सरकार का आदेश कि आपके 50% आर्मी और एयरफोर्स में रिटेन किए जाएंगे। अच्छा। और 75% नेवी में। नेवी में। तो इससे मेरे ख्याल ये आपका जो ऑप्शन था कैरियर ऑप्शन, ये फिर एक वायबल कैरियर ऑप्शन होगा। जी, तो जनरल साहब आपने इतने खूबसूरत विचार रखे, बेबाक अपने बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप प्रखर होकर अपनी बुलंद आवाज़ में जी, सच्चाई को ऊंचा रखेंगे, थैंक यू। और आने वाली पीढ़ी या जो पीढ़ी अभी है नौजवानों की, उनको एक दिशा देंगे। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान। कैसी रही मुलाकात? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। और हाँ, हमारा चैनल सहरा स्पीक्स जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सहरा गुरदीप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।